तो आज मेरे पास जो आया है सैमसंग का J7 नेक्स्ट मोबाइल आया है, जो कि ऑटो रीडिंग यानी हाफ शॉट है। डीसी में आप देख पा रहे हो ऑटो रीडिंग ले रहा है बैटरी कनेक्ट पर प्रोब कनेक्ट करने पर, और रीडिंग जो बैटरी कनेक्ट बता रहा है वो नॉर्मल बता रही है। मीटर में आपको देख पा रहे हो ऊपर। और जब मैं इसकी VCC वाली कोयल चेक कर रहा हूँ तो फुल शॉट बता रही है, आप मीटर में देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले वही अपना सेफ्टी, कोई भी काम करने से पहले सेफ्टी ज़रूरी है। और उसके बाद में जो कंपोनेंट में शॉर्ट मिला, अगर वो सीरीज में है तो उसको उठा के देखेंगे किस साइड शॉर्टिंग है। तो वही मैंने इसमें किया है। कोयल उठाने के बाद मैंने ये देखा है कि किस साइड में शॉर्टिंग है। तो मेरे को जो शॉर्टिंग देखने को मिली वो IC में एक लाइन जिस साइड डायोड लगा हुआ उस साइड मेरे को शॉर्टिंग मिल रही है, मीटर में आप देख पा रहे हो। तो सेफ्टी ज़रूरी है, इसलिए मैंने सबसे पहले IC को उठाया, क्योंकि वोल्टेज इंजेक्ट करना या कुछ और मेथड यहाँ पे अप्लाई करने के दौरान IC डैमेज ना हो, या IC के नीचे भी कोई बॉल आपस में मिली हुई हो सकती है। तो इसके कारण मैंने IC उठा के देखा है। IC उठाने के बाद भी मेरे को देखने को ये मिला है कि IC कोई किसी ने छेड़ रखा है, क्योंकि नीचे आधी बॉलें मिली आधी नहीं है। तो फिर भी मेरे को यहाँ पे शॉर्टिंग मिल रही है, अभी भी शॉर्टिंग रिमूव हुई नहीं है। इसका मतलब शॉर्टिंग आगे कोई ना कोई लाइन में या कंपोनेंट में या IC में है। तो हम आगे यही देखेंगे किस साइड में शॉर्टिंग है। तो सबसे ज़्यादा जो सैमसंग के मॉडल या किसी और मॉडल में जो शॉर्टिंग देखने को मिली है वो नेटवर्क सेक्शन में मिली है। तो मेरे नॉलेज या एक्सपीरियंस के अनुसार मैंने वन नेटवर्क सेक्शन में रोजिन अप्लाई किया है, और वहाँ पे VCC वाली लाइन जो जा रही है उस कैप पे मैंने वोल्टेज इंजेक्ट किया है। तो वहाँ पर मेरे को कोई भी शॉर्टिंग हीटिंग कुछ भी मेरे को हलचल नहीं देखने को मिली। तो दूसरा जो मेरा मेथड या मेरा जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा है कि लाइट ग्राफिक किया, जहाँ जहाँ VCC जा रही है उस साइड में देखेंगे। तो बैक साइड में बोर्ड को ठीक किया है और बैक साइड में इसकी सील्ड रिमूव करके वहाँ पर भी मैंने रोजिन अप्लाई किया है। रोजिन अप्लाई करने के दौरान मेरे को जो यहाँ पे ये कैप ग्राफिक का इनपुट कैप जो शॉर्ट मिला है, तो यहाँ पर मैंने वोल्टेज इंजेक्ट किए है। तो आपको दिखेगा कि कौन सा कैप शॉर्ट है साफ साफ, जो कि स्लो मैंने करके दिखाया आपको। तो ये वाला कैप शॉर्ट है। इसको रिमूव करने के बाद देखते हैं अपना लाइन नॉर्मल होता है नहीं होता, ये कैप शॉर्ट है या लाइन ऑलरेडी शॉर्ट है वो देखना बाकी है। तो वो भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। तो मीटर से चेक करने के दौरान ये कैप ही हमें, तो ये कैप निकालने के बाद मेरे को देखने को ये मिला है कि ये कैप ही शॉर्ट है, और लाइन जो शॉर्टिंग अपनी बता रही कि वो नॉर्मल हो गई है। आप मीटर में देखो कि ऊपर कैप जब मैं चेक कर रहा हूँ तो ऊपर क्या रीडिंग है, और जब लाइन में चेक कर रहा हूँ तो क्या रीडिंग है। तो हमारी जो VPS या VCC लाइन जो बोलते हैं वो लाइन जो शॉर्ट थी उस कैप के कारण थी, और कैप को निकालते ही अपना शॉर्टिंग है जो रिमूव हो गया। आप चेक देख पा रहे हो कैप शॉर्ट है, ऊपर मीटर में देखिए, और लाइन पे देखिए अभी रीडिंग आने लग गई जिस कैप पे शॉर्टिंग शो कर रही थी। तो मतलब कि यही फंडा है इसमें शॉर्टिंग निकालने का, और यही मेथड अपना अप्लाई करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी नॉलेज या कितने एम्पियर डालने हैं, कितना वोल्टेज देना है, किस लाइन में क्या एम्पियर रखना है, किस लाइन में क्या वोल्टेज रखना है, वो एक क्लास के दौरान ही बताया जाता है, या आपको नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ का। बिना कुछ जाने आप वहाँ पर वोल्टेज इंजेक्ट ना करें, उससे आपका सेट रिपेयर की जगह ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपको वो लाइन कितने वोल्टेज की है, कितने एम्पियर की है, ये आगे क्या लगा हुआ है, कौन सी IC है, वो सहन कर सकती है नहीं कर सकती है। तो सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, तभी आप वोल्टेज इंजेक्ट करें, अन्यथा ना करें। तो उसके बाद मैं वापस IC उसी को ही वापस बिठा रहा हूँ जैसे थी, मैंने जैसे निकाली थी। तो देखते हैं अपना IC काम कर जाता है नहीं कर जाता। लगता नहीं है काम करेगा, क्योंकि इसकी आधी एक आध बॉल मेरे को डिस्कनेक्ट लग रही है। तो मैंने सोचा लगा देता हूँ, हो सकता है कनेक्ट हो जाएगी हीटिंग के दौरान। तो IC लगाने के बाद जो मेरे को देखने को यहाँ पे मिला है, ऑटो रीडिंग नहीं मिला है, नॉर्मल हो गया है। लेकिन जो सेट ऑन होना चाहिए सेट को ऑन नहीं हुआ है, थोड़ा सा रीडिंग लेके वापस डाउन हो रहा है। और यहाँ पे जो अभी VCC वाली कोयल में लगा रहा हूँ, यहाँ पे भी आपको रीडिंग चेक करवा दूंगा कि वो नॉर्मल हुई या नहीं हुई। तो आप मीटर में देखोगे यहाँ पे रीडिंग आने लगी जो कि नॉर्मल है, ठीक है ना। तो अपनी VCC वाली लाइन क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट स्टेप हम ये चेक करेंगे सेट ऑन हुआ या नहीं हुआ। कोई हीटिंग नहीं है और नहीं कोई ऑटो रीडिंग है सेट। तो आप देख पा रहे हो ये 26-17 कुछ लेके वापस ड्रॉप हो रहा है, मतलब 20 के आसपास जाके ड्रॉप हो रहा है। मतलब मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग इसका IC का आउटपुट प्रॉपर
नहीं है, जो भी आईडी वाईडी या वीसीसी या और कोई इसकी लाइनें या बॉलें जो होती है वो प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुई है। तो आप ये देखेंगे इसमें से एक आध बॉल पीछे रह गई है, इसी कारण ये आईसी वर्क नहीं किया है। तो हम इस आईसी को वापस रिवॉल्व करेंगे और वापस डालेंगे। मोस्टली ज़्यादातर आईसियाँ जल्दी ख़राब नहीं होती है, तो आप किसी भी आईसी को बदलने से पहले एक बार उसको रिवॉल्व करके प्रॉपर वे में लगा कर ज़रूर देखें, ठीक है ना। क्योंकि कंपनी जो सर्किट बनाती है वो बड़ी ही अच्छे तरीके से उसको डिज़ाइन किया जाता है, तो वो मोस्टली ज़्यादातर ख़राब नहीं होता है। तो आप उससे पहले ही आईसी को प्रॉपर वे में देखें। ऐसे नहीं कि आईसी निकाल लिया और दूसरा बोला आईसी है ही नहीं, ये काम नहीं करेगा, या दूसरा नया डाल दिया और वो फेंक दिया, ऐसा नहीं। आईसी को एक बार लगा के देखें, कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा। हो सकता है मैं ये नहीं करूँ सारी की सारी आईसियाँ सही ही रहती, लेकिन ज़्यादातर आईसियाँ ख़राब नहीं होती हैं। रिबॉलिंग के दौरान आप हीटिंग का, पीपीटी का, स्टेंसिल का, सारी बातों का ध्यान रखें। तो आपकी रिबॉलिंग शायद पावर हो, पीएमआई हो या सीपीयू हो, कोई भी आईसी हो, आराम से हो जाएगी। तो आईसी प्रॉपर रिवॉल्व हो गई है। हम आईसी वापस इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि अपना जो सेट ऑन नहीं हो रहा था, हो रहा है नहीं हो रहा है। आईसी लगाते टाइम हीटिंग का और सेफ्टी का और किस लोकेशन में आईसी लगी है निकालते टाइम ध्यान दें, और दोबारा लगाते टाइम भी ध्यान दें। कौन सा कंपोनेंट लगाने के बाद वो भी चेक करें कि मैंने जो आईसी लगाया उसके बाद में कोई शॉर्टिंग या फिर कोई कंपोनेंट हिल गया या कोई रिमूव हो गया, ऐसा कुछ हुआ है तो उस बात का भी आप ध्यान रखें। ऐसे नहीं आईसी लगा दिया डायरेक्टली वोल्टेज डाल रहे हैं, तो उसके कारण आपका सर्किट ख़राब हो सकता है, क्योंकि आपने आईसी डाला, उल्टा डाला, सीधा डाला, या कंपोनेंट कोई मिसिंग है या कोई रिमूव हो गया या उसने लोकेशन अपनी छोड़ दी, तो उसके कारण भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस बात का भी ध्यान रखें। आईसी लगाते टाइम थोड़ा सा आईसी को मूव जरूर करें, जो कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, तो उससे ये कंफर्म हो जाएगा आईसी आपकी प्रॉपर लोकेशन में बैठ गई, और नहीं एक आध बॉल पीछे भी रह गई तो वो प्रॉपर मिल जाएगी। हाँ, ये काम आप अपना एक्सपीरियंस और जैसे जैसे आप काम कर रहे हो तो आपको समझ में आने लग जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें आईसी मैंने अभी इंस्टॉल कर दिया और अभी मैं देख रहा हूँ कि सेट ऑन हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो मेरे को देखने को मिला, सेट तो ऑन हुआ है, जो कि डीसी में आप देखोगे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम दिखी मेरे को, जो दिखी है इसकी ग्राफिक या लाइट कुछ भी नहीं है। तो मेरे पास दूसरा ये एक कॉम्बो जो कस्टमर का साथ में था वो तो नहीं आया है। हो सकता है कस्टमर का कॉम्बो ख़राब हो, क्योंकि ये दुकानदार से कस्टमर लेके मेरे पास आया, मतलब जो कि मेरे पास जो ऑफलाइन जो स्टूडेंट आया क्लास के लिए वो लेके आया, उसका सेट है। तो हो सकता है उसका कॉम्बो ख़राब हो। हालांकि उसने बोला सर कॉम्बो सही है, आप मैंने चेक किया, तो फिर भी मैं कंफर्म करने लगे, मेरे पास एक और सेटअप पड़ा था, उसका कॉम्बो मैंने डाल के देखा है, तो उस कॉम्बो में भी सेम कंडीशन, लाइट या ग्राफिक कुछ नहीं आया। तो मेरे को कंफर्म हो गया कि सेट का ग्राफिक या लाइट आईसी के संबंध कोई प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट हम जो चेक करेंगे इसका एलसीडी का कनेक्टर है या ग्राफिक या लाइट आईसी जो भी है, हम चेक करेंगे उसका इनपुट आउटपुट या कनेक्टर पे क्या रीडिंग मिल रही। तो जो इसको 1 यहाँ पे मिलना चाहिए 1.8 वो मिल रहा है, और इसके अलावा जो इसकी इनपुट सप्लाई होनी चाहिए वीपीएस या वीसी जो बोलते हैं, ओके है। इसके अलावा ये जो आईसियाँ को आउटपुट करना चाहिए वो कुछ भी आउटपुट नहीं कर रही है। एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि आईसी ख़राब है नहीं, लेकिन आईसी के कंपोनेंट, कैप, ऑयल सारे कुछ ओके हैं और कनेक्शन भी प्रॉपर है, फिर भी आईसी पर कनेक्ट करिए, इसका रीजन कुछ और हो सकता है। तो मैंने सबसे पहले कनेक्टर की रीडिंग देखना सही समझा, क्योंकि मेरे पास सेम डेड सेट पड़ा था, तो उसकी सेम रीडिंग मैंने इसमें मेंशन की है पूरा एक लाइन को। तो सारी की सारी रीडिंग सही है, लेकिन एक लाइन मेरे को जो शॉर्ट मिली है वो मिली है अपोजिट में, साइड में आपको बताऊंगा मीपी लाइन, इधर से 3 नंबर इस साइड से, हाँ ये वाली लाइन मेरे को शॉर्ट मिली है। 3 नंबर वाली लाइन मेरे को ये लाइन शॉर्ट है। तो डायग्राम में हम देखेंगे कि ये लाइन किससे कनेक्टेड है। ये लाइन शॉर्ट है, तो ये लाइन डायग्राम में हम देखेंगे कि किससे कनेक्टेड है, कौन सी लाइन से जा रही है। जो कि मेरा नॉलेज है कि मीपी लाइन हमेशा सीपीयू से ही आती है। तो एक बार हम देखेंगे कि बीच में मीपी लाइन में जो कोयल लगी रहती है वो भी ग्राउंड से अटैच वगैरह तो नहीं है, तो वो भी मैंने देखा, तो वो भी प्रॉपर निकाल के देखा। तो फाइनली मेरे को देखने को ये मिला कि सीपीयू के साइड से ही शॉर्टिंग है।
जो बीच में MIPI की कोयल लगी हुई है वो भी प्रॉपर है यहाँ पे ये वाली, लेकिन इसके CPU की सेट सॉर्टिंग है यहाँ पे ये वाली पर। तो और ग्राफिक की सप्लाइयाँ जो मैंने आपको बताई वो भी यहाँ पे मेंशन करके दिखाई है, कौन सी बननी चाहिए, कहाँ पे कितना बनना चाहिए। तो उसमें से इनपुट ओके है, आउटपुट 8 ओके, बाकी सारी कोई सप्लाई रिलीज नहीं हो रही। उसका रीज़न यही है MIPI लाइन शॉर्ट है, इसलिए होस्ट है जो कोई सप्लाई रिलीज नहीं कर पा रहा है। तो फाइनली जो है हमें CPU को ही रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि MIPI लाइन जो है CPU से आ रही है और CPU की लाइन ही शॉर्ट बता रही है। तो इस वीडियो में मैंने आपको CPU जो कि CPU के ऊपर रैम लगी हुई है वो भी मैंने आपको इसमें निकाल के और उसको प्रॉपर वे में दिखाया है, रिवॉल्व करके दिखाया है। और लाइट की कौन सी लाइन किससे कनेक्टेड है वो भी मैंने इसमें आपको बताया है, तो वो भी प्रॉपर है चेक करने के दौरान। तो हमारा जो मेन जो प्रॉब्लम है CPU की MIPI लाइन है, तो उसके लिए हमें CPU को उठाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सील्ड उठाएंगे, क्योंकि सील्ड में CPU के ऊपर से रैम कट ब्लेड से निकालनी पड़ेगी और उस टाइम ये बीच में हमें प्रॉब्लम दे सकती है। तो सबसे पहले हम सील्ड उठाएंगे। सील्ड उठाते टाइम आप एक बात का ध्यान रखिए कि सील्ड को हो सके तो ना काटे, क्योंकि कट होने के बाद सेट का जो एक ओरिजिनलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। और मान लो कोई सेट आपसे नहीं होता या कस्टमर बोल देता है कि वापस सील्ड मेरे को तो वैसा करके दो, तो आप फिर बाद में नहीं दे सकते। तो इससे बढ़िया है कि आप सील्ड को हीटिंग करके ही निकालें। हाँ, इसमें थोड़ा सेफ्टी का या आपको टेम्परेचर का या आपका तरीका मायने रखता है, लेकिन हीटिंग से निकालने से आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस वीडियो में जो आपको मैंने बताया है पूरा ही फॉर्मूला, CPU रैम निकालना या इसी रिवॉल्विंग करना या कहाँ पे कितना वोल्टेज किस तरीके से इंजेक्ट करना है या फिर रिवॉल्विंग कैसे करनी है, और इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। और मेरे इस वीडियो की बात ना करें, मेरे सारे वीडियो जितने भी हैं वो सारे के सारे ईजी वे में एक्सप्लेन करके आपको समझाया बताया गया है। तो मेरे सारे वीडियो आप पूरा का पूरा देखने की कोशिश करें। और फ्यूचर में जो वीडियो आ रहे हैं उसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। और वीडियो या आपको मेरी काम करने का तरीका या एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट में बताएं। और मेरा हार्डवेयर का क्लास भी चलता है ऑनलाइन और ऑफलाइन, और इसमें से मान लो आप किसी को ज्वाइन करना हो तो मेरा नंबर दिया हुआ है नीचे कॉर्नर में, आप व्हाट्सएप करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और या मेरा हार्डवेयर ग्रुप जो हेल्प के लिए बने हैं उसमें भी आप ऐड हो सकते हैं। और कोई आपकी हार्डवेयर की हेल्प के रिलेटिव कोई बात हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल या इनबॉक्स में मैसेज करके मेरे से हेल्प ले सकते हैं। और बाकी आपसे रिक्वेस्ट ये, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट जैसा लगे आपको वो आपकी मर्ज़ी है। और वीडियो ज़रूर पूरा देखने की कोशिश करें, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा इसमें और ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ठीक है, वीडियो को एंजॉय करिए। थैंक यू।